आज हम लोग कर रहे हैं सोल्यूशन 12 पार्ट का चैप्टर, सोल्यूशन चैप्टर है आपका, ठीक है। सोल्यूशन जो कि एक आपका 12th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या है? अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, आपके नेचर में कोई भी चीज़ है, वो कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे नहीं मिलेगी आपको कि अकेली मिल जाए। बहुत सी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो क्या होती हैं, आपकी मिक्सचर ऑफ समथिंग होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपका एयर की मैं बात करूँ, मम्मी तुम्हारी इतनी सी आवाज़ भी बहुत तेज आएगी, उसको कम कर लो। हाँ ठीक है। जैसे आपका एयर है, ठीक है, तो आपका एयर भी जो है वो एक तरह का मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है? आपको पता है कि एयर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। तो क्या हो गया, एक तरह का मिक्सचर है, एक सोल्यूशन है, कोई अकेली चीज़ नहीं है जो आपका एयर है। उसके बाद अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपका एलॉयज का, ठीक है। एलॉयज में ब्रास हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद कई सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि आपका स्टील आ जाएगा, एक्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें। मीन्स के क्या है, एक मिक्सचर है चीज़ों का, ठीक है। तो ये कोई अकेली चीज़ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी अगर मैं ले लेता हूँ एलॉयज के बाद, अगर आपका मैं बात करूँ ब्लड का, तो ब्लड भी है जो आपका अकेला कभी नहीं होता है। उसमें आपको पता है बहुत सारे कंटेंट होते हैं, WBC, रेड RBC, हीमोग्लोबिन, और ये सारे जो कि होते हैं मिक्सचर होते हैं। तो क्या है, ब्लड भी जो है आपका वो एक तरह का सोल्यूशन है जिसमें बहुत सारी जो है चीज़ें प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये समझ आया कि नेचर में ऐसी चीज़ें बहुत कम है जो प्योर सब्सटेंसेस बिल्कुल इकलौती अवेलेबल हो। मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या होती हैं, वो सोल्यूशन होती है। जैसे कि आपका अगर आप कोई कफ सिरप लेते हो, है ना, मेडिकल फार्मास्यूटिकल चीज़ें लेते हो, उसमें भी क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन वगैरह भी हैं जो वो क्या होती है, मिक्सचर ऑफ समथिंग होती है, मिक्सचर ऑफ सम सब्सटेंस होती है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो आपको एज सच बिल्कुल प्योर मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम जो सोल्यूशन का चैप्टर कर रहे हैं 12, इसमें मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन मिक्सचर कई सारे हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो सकती हैं, बट हमने सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में पढ़ना है बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। हम सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या है आपका बाइनरी सोल्यूशन? लाइक इन केस में कह दूँ A+B, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी सोल्यूशन में भी कई तरह की जो है वो रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। जैसे कि अगर मैं ले लूँ, इसमें जो है वो आपका कंपोनेंट दो होंगे, ठीक है। तो दो कंपोनेंट में क्या होगा, एक का वॉल्यूम हो सकता है, एक का वेट हो सकता है, एक का वेट हो सकता है, दूसरे का भी वेट हो सकता है। तीसरा क्या होता है जिसमें दोनों चीज़ें ही वॉल्यूम है, क्योंकि हम बाइनरी कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ले लेता हूँ, सबसे पहले आ जाता है क्या, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इसमें क्या होता है, आपके पास दो चीज़ें, आपने एक ये होता है W/W वेट परसेंटेज। इसमें दो कंपोनेंट है, एक का अगर आप वेट डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या डिफाइन करते हैं, weight of component upon weight of total weight of mixture, ठीक है। जैसे कि कोई A कंपाउंड है और कोई B है, इन दोनों का वेट है हमारे पास, तो क्या होगा, अगर मैंने कह दिया कि मास परसेंटेज है A का, तो वो क्या होगा, WA/WA+WB, ठीक है। ये चीज़ समझ आया। दूसरा आपका आ जाता है वॉल्यूम परसेंटेज। ये मोस्टली क्या होता है, फार्मास्यूटिकल सिरप एंड जो भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ें अवेलेबल होती है उसमें ये चीज़ें डिफाइन होती है। तो ये क्या था, V/V परसेंटेज। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं ए के लिए डिफाइन करता हूँ VA+V, ठीक है।
उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है इसमें, वो है आपकी तीसरी चीज़ जो कि क्या आ जाती है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का एक एग्जांपल मेरे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है, जो आपका 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में प्रेजेंट होता है। क्या मतलब है 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? इसमें 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है कि जो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है वो 35% क्या होगा, 30 किसी सोल्यूशन में 100 ml के सोल्यूशन में जो वो है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल है वो 35 ml प्रेजेंट होगा, और जो बाकी रिमेनिंग कंटेंट है वो वाटर होगा। तो ये 35% V बाय V जो है वो आपका क्या होता है, एक एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। हम आगे बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंटेंट में प्रेजेंट होगा, तो वो एज एंटी फ्रीजिंग मिक्सचर काम करता है। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग के बारे में आपको बाद में पता चलेगा जब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे, बट अभी के लिए इतना क्लियर है। ठीक है, उसके बाद वेट बाय वॉल्यूम क्या जाता है, जिसमें क्या ऊपर आ जाए वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, ये होगा आपका वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये क्या होता है, अगर मैं ले लेता हूँ कि किसी, ये ऐसे केसेस में वैलिड होता है जब आपका जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल हो। लाइक इन केस में कह दूँ कि 10% ऑफ सोडियम क्लोराइड वेट बाय वॉल्यूम, मतलब क्या 10 ग्राम ऑफ दिस NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आई ये चीज़। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ हो जाती है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन वाली। ठीक है, ये चिकन ही यूज हो जाता है। ये पार्ट्स पर मिलियन वाली चीज़ जो है ppm, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स ऑफ दिस कंपाउंड प्रेजेंट है। तो ये ppm वैसे वैल्यू सबसे पहले कहाँ होता है, ये होता है जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो आपका ट्रेसेबल वैल्यूज में प्रेजेंट है, मीन्स के बहुत कम वैल्यू में प्रेजेंट है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बहुत ही ज़्यादा। तो क्या हो जाता है, तो ppm के लिए क्या होता है, वेट ऑफ कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, उसके बॉटम में आ जाता है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। ठीक है, ये समझ आया। जब भी आपका कंपाउंड जो है वो ट्रेसेबल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ट्रेसेबल अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम ppm वाला कंसेप्ट लगाते हैं। जहाँ पे वेट ऑफ कंपोनेंट बात करी है, तो पहले वेट ऑफ कंपोनेंट लिख लेंगे, बॉटम में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लेंगे, इंटू 10⁻⁶ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अपना मोलैरिटी वाले कंसेप्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका मोलैरिटी। किसी सॉल्यूशन में हमने सोल्यूट डाला, सोल्यूट किस तरह से किस किस तरह के हो सकते हैं, किस किस तरह का उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, तो वो सबसे पहले करते हैं। तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और दूसरी चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि मोलैरिटी जो है वो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जो भी चीज़ आपकी मोलैरिटी से कनेक्ट होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि जब भी हम मोलैरिटी पढ़ते हैं तो मोलैरिटी में हमें टेम्परेचर डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर वेरी कर दोगे तो कंसनट्रेशन वेरी कर जाएगी। और इसका कॉज आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। बिकॉज क्या होता है, जब भी हम सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, 1 लीटर सोल्यूशन की बात करें, तो क्या होता है जब आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उस वाटर की या किसी चीज़ की जो है वो काइनेटिक एनर्जी उस पूरे सिस्टम की बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और वो चीज़ एक्सपेंड कर जाती है। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, एक्सपेंशन होगा।
अब वही अगर आपने एक कर दिया उसको कूल, उस लिक्विड को आपने कूल कर दिया तो वो फ्रीज हो जाएगा। लाइक इन केस में वाटर ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और वो जो है वो श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करने से क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन इस चीज़ से वेरी कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका मोलैरिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, और टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मोलैरिटी को लिखते कैसे, मोलैरिटी होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपका वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में है तो इनको 1000 कर देंगे। ठीक है, इसके यूनिट्स हो जाते हैं मोल पर लीटर। ठीक है, ये आ जाता है मोलैरिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, दूसरा आपका जाता है मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट में पढ़ा है, सॉल्यूशन में नहीं पढ़ा है, तो क्या कर देंगे, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है इन ग्राम्स तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट्स आते हैं मोल पर केजी और मोलर। ठीक है, मोल पर केजी, मोलर और स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसका एक एडवांटेज ये है कि जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, कहीं भी सॉल्यूशन का जिक्र नहीं है, कहीं भी लिक्विड चीज़ का जिक्र नहीं है, तो क्या आ जाता है, ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, समझ आई आपको बात। अब एक क्वेश्चन आ जाता है इनमें से, सीबीएसई में पूछा जाता है ऐसे तो, बट कुछ नहीं पता कि कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दे दें, तो पूछ देते हैं कि विच इज बिगर, 1 मोलर बड़ा है या 1 मोलर इन सेम सॉल्यूशन। ठीक है, ये अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, ये आपका आ जाता है तो उसका आंसर क्या होगा, आपका 1 मोलर जो है वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू 1 मोलर। वाई, बिकॉज जो 1 मोलर होता है वो क्या होता है, 1 मोल इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। अगर मान लो ये वाटर हो तो क्या होगा, इसमें 1000 ml में क्या है, आपका सोल्यूट भी है प्लस सॉल्वेंट भी है, तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट है। ठीक है, और आपको पता है मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। दूसरा आपका ये आ गया 1 मोल इन 1000, लेट सपोज मैंने वाटर ही ले लिया, ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ये अकेला सॉल्वेंट है, बट वेट ऑफ क्या आ जाएगा, बट ये क्या है, जो आपका मोलल है वो किस में प्रेजेंट होगा, सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, सोल्यूशन का क्या आ जाएगा, एक मोलर का वेट भी आएगा और ये सॉल्वेंट का वेट आएगा। सॉल्वेंट क्या है 1000 ग्राम और है क्या एक वाटर में, तो 18 से मल्टीप्लाई तो ये कुछ मोल्स बनेंगे, तो आपका सोल्यूशन कुछ ऊपर चला जाएगा। जबकि ये देखो इसमें 1000 ml सोल्यूशन में वाटर भी प्रेजेंट है, सोल्यूट भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये 1000 में कुछ कंटेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, 1 मोलर मतलब कि सोल्यूट का होगा। तो जो आपका वॉल्यूम है ना, जो वॉल्यूम ऑफ मैं कह देता हूँ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इस केस में क्या हो जाएगा, लेस देन 1000 ml। जबकि इसमें क्या है, हमने वाटर ही सपोज कर लिया, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 1000 ml लिख सकता हूँ मैं इसको ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन, तो 1000 ml सोल्यूशन नहीं है बेसिकली, ये सिर्फ सॉल्वेंट है, समझ रहे हो, सॉल्वेंट में वो मोल भी ऐड होगा, मोल का वेट भी ऐड होगा, तब जाके ये कहीं सोल्यूशन बनेगा। और आपको पता है कि कम जो आपका सोल्यूशन जो है उसमें ये जो मोलर वाला पार्ट है इसमें क्या है, 1000 ml टोटल आपका सॉल्वेंट नहीं है, जो सॉल्वेंट है वो 1000 ml से कम है, बट यहाँ जो सिर्फ सॉल्वेंट है वो आपका 1000 ml है, तो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलैरिटी, और मोलैरिटी जो है अपने सॉल्वेंट के वॉल्यूम से, तो
कम सॉल्वेंट में, कम सॉल्यूशन में, या मैं कह दूँ कि ये जो इतने लेस देन 1000 ml में जो आपका 1 मोल प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा डेंस हो जाएगा अपने इलाके में। लाइक इन केस में ले लूँ ये 1000 ml क्या पड़ा है, वॉल्यूम जो है इसका क्या है, लेस देन 1000, मैंने इसमें वन सोल्यूट डाला और ये क्या पड़ा है, बिल्कुल इक्वल टू 1000 ml पड़ा है क्या सॉल्वेंट, इसमें मैंने 1 ml डाला, 1 सोल्यूट डाला। तो आपको लग रहा है कि इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि कम वॉल्यूम में अगर हम सोल्यूट डालेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा रादर देन ज़्यादा वॉल्यूम में कोई सोल्यूट डालेंगे उसके कंपेरिजन में। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 m इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये समझ आया। और दूसरी चीज़ आ जाती है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी को पहले तो सिंपली हम लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वन, इसकी यूनिट होती है नॉर्मल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, बट इन केस में अगर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है तो होता है नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट क्या चीज़ है, ये है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो इसकी अकॉर्डिंग निकल जाती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, मोलैरिटी से रिलेटेड है तो नॉर्मेलिटी भी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी, डिसएडवांटेज हो गया इसके लिए। ठीक है, अब एन फैक्टर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेसिसिटी, एक होता है एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन जो है वो रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, लाइक इन केस अगर मैं कह दूँ MgOH2 है तो एन फैक्टर जो है वो आपका हो जाएगा 2। बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिप्लेसेबल जो है, तो उसमें मैं अगर H2SO4 कह दूँ तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, तो यहाँ N जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो क्या अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूँ तो क्या होगा, मोलर मास है, तो सेम इन केस यहाँ पे मोलर मास अपॉन 2 जो होगा वो इक्विवेलेंट वेट आएगा। इक्विवेलेंट वेट निकला, ठीक है, उसके बाद ये वेट ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करके नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट आ गया, और उसके बाद जो है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करके आपका जगह नॉर्मेलिटी। उससे सिंपल तरीका, सिंपल मोलैरिटी निकाल लो और उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ आ गया, नॉर्मेलिटी भी होगा क्लियर। आखिरी चीज़ आपकी आ जाती है फॉर्मेलिटी। इसमें एक चीज़ और है, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन कैसे लगता है, अगर मैं एक कंपोनेंट ए और बी है तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन क्या मतलब उसका हिस्सा, परसेंटेज बेसिकली, तो एक्स से कह दूँ तो एक्स से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर यूनिट Na प्लस Nb। दूसरा आपका एक्स भी कह दूँ Nb Na प्लस Nb। ठीक है, तो अगर मैं ये एक्स ए प्लस एक्स बी कर दूँ तो देखो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो अगर आपका इसका एलसीएम लोगे तो ये बनेगा, तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या आ गया आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब उसके बाद आपके आ जाता है लास्ट, तो इन सब चीज़ों में आपका आ जाता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी बेसिकली क्या है, एक तरह का आपका मोलैरिटी है, बट क्या होता है ना कि जैसे आपका जो मोलैरिटी वो एक इंडिविजुअल कंपाउंड के लिए वैलिड है,
बट इन केस अगर कुछ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे तो वो क्या होते हैं, सोल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाएंगे तो मैं इन केस अगर एनसीएल की बात करूँ तो वहाँ ये एन पॉजिटिव प्लस सी नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी जो है वो आपका क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ये आपका ऐसे डिफाइन हो जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। तो मैं अगर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैंने कह दिया कि 6.90 मोलर आपके पास क्या पड़ा है, KOH पड़ा है, और मोलर मास ऑफ KOH इज 56 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ NaOH के आपका 56 ग्राम पर मोल। आपको पूछ दिया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बताओ, इफ वी हैव 30% weight by volume of KOH। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करोगे, आप देखोगे कि M मोलर है, मोलैरिटी है, तो सोल्यूशन है पता है 6.90 क्या होगा, मोल्स ऑफ KOH होंगे इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये 6.90 मोल का अगर मैं मोलर वेट निकालूँ, ये क्या बता देगा हमें, गिवन वेट। मोलर वेट तो हमें पता ही है, तो अगर मैं 6.90 को 56 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन वेट ऑफ KOH, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा समवेयर 386.4। ठीक है, तो मेरे पास क्या अवेलेबल है, 30 ग्राम ऑफ KOH जो है तो 100 जो 30 ग्राम ऑफ KOH है वो किसमें प्रेजेंट है, एक्चुअली जो ये है आपका, ये भी ठीक है, बट ये है आपका वेट बाय वेट परसेंटेज है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन करो, 30% ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज है, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम ऑफ KOH में कितना सोल्यूशन बनेगा, 1 ग्राम ऑफ KOH से समथिंग कुछ बनेगा, और हमारे पास अभी अवेलेबल वेट कितना है, तो इससे कितना बन जाएगा 10/3 इंटू 386.4। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 1288 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब कि इतने वेट के साथ आपके पास इतना सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपका डेंसिटी निकालना चाहता हूँ, डेंसिटी क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी इज मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मुझे पता है कि आपका जो 1000 ml है वाटर है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से मैं उसे 1000 लिख सकता हूँ, और आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है 12, आपने निकाला है 88, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, 6.90 और आपको क्या हुआ था, मोल ऑफ KOH दिया हुआ था इन 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, ये नहीं दिया होगा, ये आपको खुद ही पता है कि 6.90 मोलर है, मीन से 1000 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आपका ओल मोलर मास आपको दे दिया 56 ग्राम पर मोल, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पूछिए और बोल दिया कि 30% जो है वो KOH आपके पास प्रेजेंट है वेट बाय वेट परसेंटेज में। ठीक है, तो आपने इसको जब डिवाइड किया 30, आपको क्या है, आपने पहले टोटल वेट ऑफ, हमें अवेलेबल गिवन वेट क्या है 6.9 मोल्स ऑफ KOH है, तो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, जो क्या है 386.4 ग्राम हमारे पास अवेलेबल है। बट जो 30 वाला कंसेप्ट है, इसमें क्या है, 30 ग्राम ऑफ KOH जो है हमारा क्या बनाएगा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन देगा, तो 1 ग्राम ऑफ KOH जो है वो आपका 10/3 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा। तो ये वेट जो है वो कितना सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, हमने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, तो टोटल हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन आ गया 1000 ml हमारा टोटल सोल्यूशन था, तो हमने मास ऑफ सोल्यूशन में 1000 ml ना करते हुए 1000 ग्राम लिख दिया, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, उसको डिवाइड करके हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, और ये वाला चीज़ जो है
आप इसके ऊपर और भी क्वेश्चन लगा सकते हो अपनी तरफ से, और इनकेस नहीं बनता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मोलैरिटी और मोलैरिटी वाला कंसेप्ट आ जाता है आपके पास, ठीक है। क्या होता है, आपने किसी चीज़ को कई बार पूछ लेते हैं कि पहले डिल्यूट किया, पहले कंसनट्रेटेड था तो हमने उसे डिल्यूट किया, या डिल्यूट था तो हमने कंसनट्रेट किया, तो चेंज इन वॉल्यूम बताओ। तो क्या होता है, कभी भी ऐसा कुछ आ जाए, पहले पहले कुछ मोलैरिटी और कुछ वॉल्यूम है, बाद में कुछ मोलैरिटी कुछ वॉल्यूम, तो आप ऐसे लिख सकते हो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। वही चीज़ आपकी नॉर्मैलिटी में भी वैलिड होगी, M1V1 इज इक्वल टू N2V2, और ये चीज़ जो है वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी वैलिड होगी, ठीक है। और किसी सिंपल रिएक्शन में जहाँ पे दो मोलैरिटी दी हुई या दो वॉल्यूम दी हुई है उसमें भी वैलिड होगी, समझ आएगा। अगर आप मेरे को कह देते हैं कि आपके पास पहले सोल्यूशन था M1V1 जो अनडिल्यूटेड था, बाद में इसको डिल्यूट कर दिया, और उसको क्या कर दिया, डिल्यूट करने के बाद उसकी कंसंट्रेशन कम कर दी, और कंसंट्रेशन एक ही तरीके से कम हो सकती है जब आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको पता है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, डिल्यूट हो गया, तो मेरे से फाइनल वॉल्यूम तो मेरे पास आ जाएगा। आप देखो कह दिया आपके पास 100 ml ऑफ सोल्यूशन था, कंसंट्रेशन थी 4 ml, मैंने डिल्यूट किया तो कंसंट्रेशन हो गई, आपने फाइनली आपको देगी, डिल्यूट करोगे तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, 2 ml होगी, ठीक है। अब आपको बोलिए वॉल्यूम निकालिए, आपने क्या किया, पहले तो ये वॉल्यूम ml में मैंने इसको लीटर लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन हो, 4 × 100 किया इज इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी बता, फाइनल वॉल्यूम निकाला, तो आप यहाँ से निकाल लोगे, ये आपका आ गया 200 लीटर, ठीक है। बट क्वेश्चन उसने कुछ ट्रिकी पूछ लिया, उसने कहा कि ये तो आपके पास V फाइनल वॉल्यूम आया ना, V2 या V फाइनल वॉल्यूम आया जो कि क्या होगा डिल्यूशन करने के लिए, बट आपको पूछा कि हमने वाटर कितना ऐड किया, तो वो क्या देगा, V फाइनल मतलब V2 माइनस V1 क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड फॉर डिल्यूशन। समझिएगा, ये चीज़ क्लियर होगी, ये यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, आपके पास एक टेबल है जो मैं आपको अभी लगा के दे दूँगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक जगह सोल्यूट है गैस, एक जगह सॉल्वेंट है गैस, उसमें सॉल्वेंट है गैस, एक में लिक्विड सोल्यूशन है जिसमें जो सॉल्वेंट है वो सिर्फ लिक्विड रहेगा, एक सॉलिड सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सिर्फ सॉलिड रहेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टेबल हैं, एक बार आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद सोल्यूशन की बात हम लोग कर लेते हैं, सोल्यूशन के बारे में फर्दर बात कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन आपको पता चल गया कि वो क्या है, एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है। हम पढ़ेंगे सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के बारे में, बाइनरी मीन्स दो कंपोनेंट वाला A+B, ठीक है। उसमें कुछ वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। मैं उसको ऐसा यहाँ पे लिखवाऊंगा नहीं, बट अब उसे याद रखना और चाहे अपने वर्ड में लिख लीजिए। सबसे पहले आता है सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी को अगर मैं डिक्टेट कर देता हूँ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट that can be added into a solution under a certain condition of temperature and pressure is called the solubility of the solution. मीन्स कोई सोल्यूशन जो है वो कितना सोल्यूट ऐड कर सकता है फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसे आप कह देते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी। क्योंकि क्या है, जब भी आप कोई एक्सटर्नल कंडीशन को वेरी करोगे, बदलोगे, तो क्या है सोल्यूबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बदलना है, आपने क्या कह दिया, आपने NaCl लिया, आपने 100 ml ऑफ वाटर ले लिया, आपने NaCl ऐड करना शुरू किया, मिक्स हो रहा है, वो मिक्स हो जा रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है, एक सर्टेन कंसंट्रेशन पे क्या होगा, NaCl आपका मिक्स होना बंद हो जाएगा और वो ऐसे जाके नीचे बॉटम पर बैठ जाएगा। उससे जस्ट प्रीवियस पॉइंट पे जब डिसोल्यूशन हो पा रही थी, अब डिसोल्यूशन में बताऊंगा क्या होता है, डिसोल्यूशन हो पा रही थी, उस पॉइंट को हम कह देते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है। समझ आ गई किसी चीज़ की सोल्यूबिलिटी। अगर आपने अब यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपकी सोल्यूबिलिटी जो है बढ़ने लग जाएगी, इसलिए, या प्रेशर बढ़ा दिया तो भी सोल्यूबिलिटी बढ़ने लग जाएगी अलग अलग केसेस में। तो क्या करते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस को कभी चेंज नहीं करते, ठीक है। ये समझ आया। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ डिसोल्यूशन क्या है। डिसोल्यूशन बेसिकली होता है किसी सोल्यूट को सोल्यूशन में मिलाना। आपने क्या किया, किसी सोल्यूट को किसी सोल्यूशन में मिलाना शुरू किया, क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में जाएगा, सोल्यूशन में नहीं। पहले तो आपने क्या किया,
सोल्यूट को एक सॉल्वेंट में डालना शुरू किया, धीरे धीरे जाएगा सोल्यूशन बनाएगा, सोल्यूट का सॉल्वेंट सोल्यूशन बनाएगा, और क्या होगा सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो फर्दर इंक्रीज करने लग जाएगी, तो उसमें क्या होगा डिसॉल्व होगा, डिसोल्यूशन होगा, तो उसे डिसोल्यूशन कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरा वर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है जिसका आपको मतलब पता होना चाहिए, होता है क्रिस्टलाइजेशन। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने सुना होगा। क्या होता है जब आप क्या होता है कई केसेस में क्या होता है, आपने क्या डाला, आपने सोल्यूट डालना शुरू किया, ठीक है, सोल्यूट डालना शुरू किया किसी सॉल्वेंट में, थोड़ा सा डिसॉल्व हुआ, ठीक है, आफ्टर सर्टेन कंसंट्रेशन क्या होगा, जो आप नया सोल्यूट ऐड कर रहे हो वो पुराने वाले सोल्यूट के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड कर जा रहा है, और कोलाइड करने के बाद उसे भी प्रेसिपिटेट आउट कर दे रहा है सोल्यूशन से। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट पड़ा होगा, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वहाँ पर बेसिकली दिखता है, ठीक है, ये समझ आया। डिसोल्यूशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, आपको सॉल्युबिलिटी पता चलेगी, ठीक है। अब जबकि वो सॉल्युबिलिटी जो है, इसके बाद क्या होता है, आपका सोल्यूशन की बात करें तो आपका सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड सोल्यूशन होगा। ये जो है ये आपका इंटररिलेटेड है वर्ड्स। सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसने अपनी मैक्सिमम पीक या मैक्सिमम एबिलिटी अटेन कर ली हो सॉल्यूट को मिक्स करने की एट फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर, उसे क्या देते हैं हम, उसका सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन क्या पॉइंट होता है, जब बेसिकली अगर लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो बिल्कुल एक सीमा पे पहुंच जाना है, एंड लेवल आ जाना। तो यही होता है कि सेचुरेशन में भी, कि जो एक सोल्यूशन है उसमें आपने सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट ऐड करना शुरू किया एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपका जो NaCl या शुगर था वो जाके नीचे बैठने लग गया, वो मिक्स नहीं हुआ सोल्यूशन के साथ, तो क्या हुआ, उसने क्या अटेन कर लिया, सेचुरेशन। मीन्स के अ सर्टेन कंडीशन एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। और उससे जस्ट अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, जहाँ पर जो है आप उसमें डाल सकते हो और क्या सोल्यूट डाल सकते हो उसमें, ठीक है, ये समझ आया। अब इसके बाद क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है आपकी, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैंने आपको कहा टेम्परेचर प्रेशर वेरी नहीं करना, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है वो चेंज होने लग जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी को पढ़ता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ, सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो वो किस तरह से वेरी करती है, सबसे पहले वो डिपेंड करती है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मैंने कहा सॉलिड को लिक्विड में मिलाया, क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, ठीक है, सोल्यूशन बन गया। आगे वाला प्रोसेस जो है उसे कह दिया हमने डिसोल्यूशन। मैंने बताया कि जब दो चीज़ें मिक्स होती है उसे डिसोल्यूशन कहते हैं, और अगर वही सोल्यूशन में से बैक आपका सॉलिड वापस आ जाए तो उसे बोल देते हैं क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्लियर हुआ। अब जो सॉल्युबिलिटी और सोल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड है वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले मैंने कहा था टेम्परेचर चेंज नहीं करना, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, उस पर भी डिपेंड करेगा कितनी ज़्यादा मिक्सिंग हो रही है। यहाँ ये याद रखना कि ये सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट। और तीसरी चीज आपकी आ जाती है वो है आपका प्रेशर, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और तीसरी चीज आ जाती है आपका प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले टेम्परेचर उठा लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कोई जनरल ट्रेंड नहीं है। आगे चल के आप देखोगे गैसेस इन लिक्विड में एक जनरल ट्रेंड है, बट यहाँ पे जनरल ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो तीन तरह का हो सकता है। या तो आपका प्रोसेस जो है ये मिक्सिंग जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, या ये एक्सोथर्मिक हो सकती है, और या तो ये क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, बोथ, है ना, बोथ भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पहले सिचुएशन देखनी है कि रिएक्शन जो है वो है कैसा, ठीक है, एक्सो है, एंडो है, या दोनों है। उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इनकेस सपोज कर लो, इसके लिए आपको चेकलिस्ट प्रिंसिपल पता होना चाहिए।
कि अगर मैं आपकी बात करता हूँ एक्सो और एंडो की बात कर लेता हूँ ब्रैकेट में। हम अभी बात करें टेम्परेचर, एक आपका रिएक्शन है एक्सो और एक आपका है एंडो। सॉलिड प्लस सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन देगा, सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन देगा। डेल्टा एच नेगेटिव रहेगा, डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलेट्स प्रिंसिपल टेम्परेचर लो पर रेजोल्यूशन बढ़ेगा इस केस में, और इस केस में टेम्परेचर हाई पर रेजोल्यूशन बढ़ेगा इस केस में, ऑन द बेसिस ऑफ चैटलेट्स प्रिंसिपल, ठीक है। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल ले लूँ, तो इसका आपके पास है NH4Cl का कुछ एग्जांपल, AgNO3 है, पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। और दूसरा ऑपोजिट इसमें है Li2SO4 है, ठीक है, Li2SO4 है। कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। और आपका एक है C2SO4, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सो या एंडो। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस एक और चीज़ इसमें टेम्परेचर में एक्सेप्शन आ जाती है जब प्रोसेस जो आपका हो जाए वो एक्सो या एंडो में। लाइक इन केस अगर मैं बात करूँ Na2SO4 डेकाहाइड्रेट, तो क्या होता है ना, इसमें आपका जो ग्राफ होता है उसमें कुछ ऐसा होता है, ये क्या आपकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी, और ये आपका टेम्परेचर, और ये आपका है 32.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब तक मैं आपका जो है 32.8 डिग्री सेल्सियस जीरो से नहीं पहुंच जाता, तब तक विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है इसकी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। बट आफ्टर अटेनिंग 32.8 डिग्री सेल्सियस, इसे हम कह देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसके बाद जो है आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करने लग जाएगी शार्पली, ठीक है। तो क्या हुआ, इस सॉल्ट ने क्या शो किया, बोथ बिहेवियर शो किया, इसका कोई फिक्स बिहेवियर नहीं है। ये विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अप टू ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या कर रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और आफ्टर दैट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लग जाती है। और क्या होता है, जब ये आपका अबव जो है अबव ट्रांजिशन टेम्परेचर जाता है तो ये क्या रह जाता है Na2SO4, और ये फिर सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये डेकाहाइड्रेट को यूज कर देता है, और बिलो है क्या, ये पीछे को जाता है। तो अगर मैं ऐसे कह दूँ कि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाएगी, मीन्स कि इसके बाद फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो आगे की तरफ मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक्सो करने के आगे की तरफ, और बैक साइड जो है आपका एंडो करने का, क्योंकि आपने 32.8 डिग्री से ऊपर लेके गए तो आपका जो है ये आगे बनेगा, रिएक्शन आगे जाएगा, और जो है ये वो 32.8 डिग्री के ऊपर क्या हो जाएगा, आपका सॉल्युबिलिटी जो शार्पली डिक्रीज करेगी, जो कि एक एक्सो का फॉर्म है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। ऐसे एग्जांपल आपका आ जाता है FeSO4.7H2O, ठीक है, जहाँ पर ट्रांजिशन टेम्परेचर जो रहता है वो आपका 61.8 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद ये जो है वो आपका टेट्राहाइड्रेट रह जाता है, 3 वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है, और यहाँ पर जो है इस टेम्परेचर के बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और एक आपका कैल्शियम क्लोराइड का भी केस इसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें जो है कुछ वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, और आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर जो कि कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड में 2 बार डिप आता है, डिप नहीं आता है, उसका कुछ ग्राफ ऐसा होता है सॉल्युबिलिटी का, ऐसे जाएगा, ठीक है। बट इन केसेस में क्या होता है, FeSO4 और Na2SO4 में एक शार्प ट्रांजिशन के बाद जो है एक शार्प टर्न आता है सॉल्युबिलिटी में, और वो डाउनवर्ड गिरने लग जाती है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। एक उसके बाद आपका आ गया, ये हमने टेम्परेचर वाला पार्ट कर लिया, प्रेशर का भी था।
अब मैं आपको बात कर लेता हूँ नेचर। नेचर कैसे मैटर करता है? आपको पता है लाइट डिसॉल्व लाइट। तो जब भी सॉलिड और लिक्विड सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉलिड मिक्स हो रहे हैं तो क्या होना चाहिए? NaCl है सॉलिड। तो ये क्या है? पोलर। तो ये हमेशा किसमें मिलाना है? हमें पोलर सॉल्वेंट में ही मिलाना है, लाइक इन केस में क्या है? वाटर। बट अगर आप NaCl को बेंजीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर केरोसिन में मिलाने लग जाओगे, जो कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उनमें ये मिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। और जैसे ही इसका ऑपोजिट है एंथ्रासिन है आपका। ठीक है, एंथ्रासिन के बाद आपका है नेपथलीन है। ये क्या है? नॉन पोलर सॉल्यूट है। तो अगर इनको हम किस में मिलाते हैं? पोलर सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो जो है वो आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस पार्ट ही नहीं लेगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक है और ये दोनों चीज़ें नॉन पोलर हैं। तो अगर इन दोनों को मिलाना है तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, तो इन्हें बेंजीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड या केरोसिन में मिक्स करेंगे, जो कि खुद भी एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तभी इनका डिसोल्यूशन जो है वो पार्ट लेगा। ठीक है, लास्ट पार्ट आपका आ जाता है प्रेशर का। ऑल दो सारे अदर केसेस में जहाँ पे हम गैस इन लिक्विड डिस्कस करेंगे वहाँ पे प्रेशर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बट यहाँ जो है, जो कि आपका देख पा रहे हो कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है, और आपको पता है कि प्रेशर जो है वो अप्लाई किस पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है? आपको पता है सॉलिड जो है वो आपका हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, तो वाटर को प्रेस करोगे, प्रेशर लगाओगे, तो है वाटर का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, गैस का भी चेंज हो जाएगा। बट सॉलिड का जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो वेरी हाईली इनकम्प्रेसिबल, प्रेस होने वाला नहीं होता है। तो उस पर क्या होता है, अगर आप 500 atm तक का प्रेशर लगाते हो ना, तब जाकर किसी रिएक्शन में जिसमें सॉलिड जो है वो एज ए सोल्यूट एक्ट कर रहा है, कोई माड़ा मोटा माइनर सा डिफरेंस उनको देखने का मिलेगा। अदर देन दैट इसमें कोई बड़ा रोल शो नहीं होता है, इसका इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कोई मेजर रोल नहीं शो होता है। ठीक है।